हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के सामने 9th के अर्थशास्त्र का अध्याय 5 कृषि, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे कृषि का। किसी भी देश के समृद्धि और विकास के लिए उद्योग और कृषि उसके सबसे बड़े संसाधन होते हैं। इन्हीं दो सुविधाओं पर कोई देश विकास करता है। हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर लगभग 50% से ज़्यादा लोग कृषि पर आश्रित हैं। और कोई भी दुनिया का ऐसा देश नहीं है जिसमें इतना ज़्यादा कृषि से नज़दीकी और कृषि पर ज़्यादा निर्भरता हो। तो इसीलिए भारत में कृषि का बात करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज भी हमारे देश में बहुत से संसाधन, चाहे वो उद्योग के हों, चाहे वो कृषि के हों, चाहे वो किसी भी तरह के सुविधा हो, ज़्यादातर कृषि पर आधारित होते हैं। हमारे कृषि से ही हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। हमारे कृषि से ही हमारे देश की सारी जनसंख्या के लिए खाद्यान्न व्यवस्था पर मिलते हैं। तो कृषि का क्या उपयोग है, हम एक राज्य की सुविधा से एक राज्य का उदाहरण लेके इसके बारे में जान सकते हैं। अगर बिहार राज्य में कृषि के महत्व के बारे में हम समझकर इसके बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार राज्य के महत्व में कि राज्य की आय का महत्वपूर्ण योगदान। बिहार राज्य में कृषि का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है कि वो राज्य की आय का महत्वपूर्ण योगदान का हिस्सा है। योगदान आय में क्या योगदान करता है कि ज़्यादातर जनसंख्या कृषि पर ही आश्रित है, और जो कृषि पर आश्रित है वो कृषि से ही जीविकोपार्जन के लिए वस्तु उपयोग करते हैं, वो कृषि से ही संसाधन उपयोग करते हैं। तो जिससे राज्य की जितनी भी आय होती है उसमें ज़्यादातर कृषि पर ही आश्रित है। दूसरा है रोजगार एवं आजीविका का प्रमुख साधन, कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां लगभग 75% लोग अभी भी कृषि को अपना कार्य क्षेत्र बना के रखे हैं। तो राज्य में ज़्यादातर लोगों के रोजगार के लिए और उनकी आजीविका के लिए कृषि ही एक महत्वपूर्ण साधन। उसके आगे है उद्योग विकास में योगदान, कि जहां पर जब बिहार विभाजित हो चुका है तो सारी जो औद्योगिक सुविधाएं हैं वो झारखंड में चली गई, और बिहार में जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं या तो वो बंद पड़े हुए हैं या बहुत खस्ता हालत है उनका। तो इससे हमारे यहाँ क्या उद्योग का विकास उसी क्षेत्रों में हो सकता है जो कृषि प्रधान हो। कृषि प्रधान उद्योगों के विकास के लिए ही हम कृषि के महत्व को समझ सकते हैं। उसके औद्योगिक विकास से, कच्चा माल से, उसकी सुविधा से वो हमारे यहाँ औद्योगिक विकास हो सकता है। और उसके बाद सरकार की आय का भी साधन हमारे यहाँ कृषि भी है। जब सरकारी आय, सरकारी वस्तुओं को जब सरकार अपना टैक्स लगाती है तो ज़्यादातर आय या वस्तु जो भी हमारे यहाँ उत्पादन होते हैं उसके लिए सरकार के आय का निर्भरता कृषि पर ही आश्रित है। तो हमारे यहाँ कृषि, जो बिहार का कृषि वो पिछड़ा क्यों है? तो पिछड़ेपन का जो चाहे वो गरीबी का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, वही हमारे यहाँ एक पिछड़ेपन का साधन है। सबसे बड़ा है जनसंख्या। कृषि पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या का अत्यधिक भार है। सबसे ज़्यादा भार होने का मतलब कि लोगों के पास रोजगार की कमी के कारण वो अपना जो कार्य क्षेत्र है वो कृषि को बना लेते हैं, जिससे कृषि पर बहुत ज़्यादा भार हो गया। अब ज़्यादा भार हो जाने के कारण क्या होता है कि ये ज़्यादा लोगों में इसका आय बढ़ जाता है, और ज़्यादा लोगों में आय बढ़ जाने के कारण यहाँ पे अत्यधिक भार होने के कारण ये पिछड़ा हुआ है। दूसरा है भूमि का असमान वितरण, कि एक जगह चकबंदी नहीं, एक जगह भूमि नहीं है। किसी के पास बहुत ज़्यादा भूमि है तो किसी के पास बहुत कम भूमि है। जिसके पास बहुत ज़्यादा भूमि है उनके पास या तो समय की कमी है या उतना संसाधन नहीं है कि वो उतनी ज़्यादा भूमि में खेती कर सकें। तो जिनके पास भूमि की कमी है वो दूसरे से भूमि लेकर और उस पर कार्य करते हैं और अपना आय बढ़ाते हैं। उससे क्या होता है कि वो जिससे दूसरे से कृषि कार्य के लिए जो खेत लेते हैं उनका आधा भाग तो वो उसे दे देते हैं, फिर उनके आय का साधन बचा क्या? तो वो जो असमान वितरण है इसके कारण भी कृषि पिछड़ा हुआ है। और मानसून पर निर्भरता, यहाँ पर कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सिंचाई, और सिंचाई की अच्छी सुविधा नहीं है। सिंचाई की अच्छी सुविधा नहीं होने के कारण मानसून पर निर्भरता है, और मानसून पर निर्भरता होने के कारण कि मानसून का तो कोई ठीक है नहीं कि कब जब ज़रूरत हो उस समय वर्षा होगी, इसकी तो संभावना बहुत कम है। इससे भी कृषि पिछड़ा हुआ है।
कहीं पे बाढ़ आ जाता है तो कहीं अकाल पड़ जाता है तो कहीं सूखा पड़ जाता है। हमारे राज्य की ऐसी स्थिति है कि एक क्षेत्र में कहीं बाढ़ से पीड़ित है तो दूसरे क्षेत्र में सूखे से। इसको क्या किया जाए, ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि जहां बाढ़ आते हैं वहां से नहर निकाले जाए और वो जहां सूखा आता है वहां तक वो नहर को ले जाया जाए कि वो बाढ़ का पानी भी संतुलित रूप से उन लोगों के पास भी पहुंच जाए जहां उसकी ज़रूरत है। अगला है उन्नत खाद और बीज का अभाव। पुराने नीति से जो पहले से जैसे खेती होती थी पूरा पौराणिक परंपरा से, वैसे ही अभी भी खेती हो रही है। वैसे ही बीज की व्यवस्था है, न बीज की जांच होती है, न खेत का जांच होता है, न मिट्टी की जांच होती है। उसमें धड़ल्ले से वही काम किया जा रहा है जो हजारों वर्ष पहले से किया जा रहा है। इससे भी कृषि पिछड़ा हुआ है और सिंचाई की सुविधा का भी अभाव है और लोगों में अशिक्षा भी है कि अशिक्षा के कारण लोग पौराणिक रूप से किसी भी चीज़ का जांच करना नहीं समझते हैं। वो लगातार एक ही तरह से खेती करते जाते हैं। किस खेत को कब उसको छोड़ना है, कब उसमें क्या खाद डालना है, कब किस खेत के लिए कौन सा मौसम उपयोगी है, ये सोचने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। लोग पौराणिक ढंग से कार्य करते जा रहे हैं, लेकिन अब क्या हो गया है कि मानसून की व्यवस्था, वातावरण बदल गया है, जिसके कारण कृषि की भी व्यवस्था बदलनी चाहिए और उसमें ज्ञान बढ़ना चाहिए। अब क्या है कि पिछड़ेपन को दूर कैसे किया जा सकता है। पिछड़ेपन को दूर करने का सबसे पहला कारण कि जनसंख्या नियंत्रण करना हो। जैसे भी सरकार हो क्या करे, जनसंख्या नियंत्रण पर सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए शिक्षा का विकास होना सबसे ज़्यादा जरूरी। उसके बाद सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जहाँ पे बाढ़ आते हैं वहाँ से एक नहर निकाला जाए या ऐसी सुविधा दी जाए कि वहाँ से पानी बढ़कर कहाँ चला जाए, जहाँ पर सुखाड़ पड़ता है। तो उससे क्या होगा कि जहाँ बाढ़ आता है वहाँ भी सुविधाजनक स्थिति हो जाएगी और जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ भी सुविधाजनक स्थिति हो जाएगी। अगला क्या है कि बाढ़ नियंत्रण में बेहतर जल प्रबंधन, जो मैंने अभी बताया। उन्नत बेहतर कृषि तकनीक का प्रयोग करना चाहिए कि उन्नत और बेहतर कृषि तकनीक की जो भी तकनीक है, जो भी टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग होना चाहिए। उस टेक्नोलॉजी के प्रयोग के बिना कार्य में हम ज़्यादा उन्नति नहीं कर सकते हैं। कृषि के संस्थागत वित्त के अधिक प्रवाह होनी चाहिए कि एक ऐसा संस्था बनना चाहिए जो कृषि पर ही निर्भर हो, कृषि का ही देखभाल करे, उसी के बीज, खाद और फसल के बारे में हमेशा ध्यान दे। तभी कृषि का पिछड़ापन समाप्त हो जाएगा और कृषि का पिछड़ापन जैसे ही समाप्त हुआ कि हमारा देश अर्धविकसित या विकासशील से विकास के रास्ते पर अग्रसर हो जाएगा। तो अब हम फसल की बात करते हैं। फसल कितने प्रकार के होते हैं? उपयोग के अनुसार फसल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है खाद्य फसल और दूसरा नकदी फसल। खाद्य फसल क्या होता है? जिसको हम डायरेक्ट खाने के लिए प्रयोग करते हैं। उसका ज़्यादातर प्रयोग किसान जो करते हैं, खेती करते हैं कि अपने खाने की आपूर्ति के लिए पहले वो पूरा व्यवस्था कर लेते हैं, फिर उससे बचे हुए चीज़ों को वो दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं। या देश भर के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए जिस भी वस्तु का प्रयोग किया जाता है, जिन भी अनाजों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें धान, गेहूँ, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, जो भी चीज़ है उन्हें हम कहते हैं खाद्य फसल। और दूसरा है नकदी फसल। नकदी फसल क्या कि किसान तुरंत उसे बेचकर और नकद पैसा कमा सकते हैं, उसी को बोलते हैं नकदी फसल। जिसमें कि ईख, जूट, तिलहन, दलहन, मिर्च, आलू या सब्जियों का जो खेती होता है, उससे क्या होता है नकदी, जो लोगों का नकदी फसल है कि उसका उपज कीजिए और तुरंत उसे बेचकर नकद पैसा कमा लीजिए। मौसम के अनुसार फसलों को चार भागों में बांटा गया है। पहला क्या है जिसको बोलते हैं भदई या शरदकालीन फसल। भदई फसल कहने का कारण क्या है कि जब इसकी बुआई जून से लेके मई जून में होती है और अगस्त या सितंबर में, जो हिंदी के महीने के अनुसार भादो होता है, इसीलिए उससे भदई फसल करते हैं। तो अगस्त और सितंबर में इसकी कटाई हो जाती है या फसल तैयार हो जाता है, जिसमें कि मुख्य फसल गन्ना, ज्वार, जूट एवं धान के कुछ विशेष प्रकार हैं जो कि इसमें आती है। ये इसके पठार से ज़्यादा बिहार के मैदानी क्षेत्र में इसकी खेती होती है। दूसरा है खरीफ या अगहनी फसल, जो कि शीतकालीन फसल भी कहते हैं कि जून में इसकी बुआई शुरू हो जाती है और दिसंबर में ये तैयार हो जाता है। इसमें धान प्रमुख है। इसमें बिहार सर्वोत्तम उच्च स्थान पर, सबसे ऊंचे स्थान पर सबसे ज़्यादा अच्छा फसल जो होता है वो धान की फसल ही बिहार में होती है। तीसरा है रबी फसल, जिसे बसंतकालीन फसल भी कहते हैं, जो बसंत के ऋतु में तैयार मार्च में हो जाता है और अक्टूबर से नवंबर में इसकी
फसल की बुआई होती है। तो बिहार के 1/3 हिस्सों में जो खेती करने के हिस्से हैं उसमें इसकी खेती हो जाती है, जिसमें गेहूं, जौ, चना, खेसारी, मटर, मसूर, अरहर, सरसों इत्यादि प्रमुख है। तीसरा है गर्मा फसल। गर्मा फसल क्या होता है कि जो जहाँ पर नमी वाली भूमि है, जहाँ सिंचाई का सुविधा अधिक है, जैसे नालंदा जिला या वैशाली जिला और सारण के गंगा के किनारे जो स्थान है, वहाँ पर इसकी खेती बहुत अच्छी होती है, जिसमें हरी सब्जियाँ, जिसे मार्च में इसकी बुआई होती है और जून तक ये तैयार हो जाता है, जिसमें हरी सब्जियाँ, विशेष किस्म के धान और मक्का जो कि सिंचाई के सुविधा के अनुसार कार्य करते हैं। तो ये आज हमने कृषि के बारे में पढ़ा। फिर अगले वीडियो में हम खाद्य सुरक्षा और उसकी गुणवत्ता के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में जानकारी के लिए, हर क्लास के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हर अध्याय में एक एक करके इसमें आपको बताऊंगा। इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि जल्द से जल्द हमारा वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।